हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट क्या होते हैं और इनका संचरण किस प्रकार होता है और हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है। सामान्य अनुभव से ज्ञात होता है कि जब हम किसी शांत जल में एक छोटा सा कंकड़ फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि उसके चारों ओर तरंगें फैलती हैं। जल पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समय के साथ दोलन प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार हाइगन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत एक काल्पनिक माध्यम ईथर के द्वारा संचारित होता है प्रकाश, और ये तरंगें प्रकाश ऊर्जा के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है तथा हाइगन के अनुसार प्रकाश व ईथर द्रव्यमान रहित व सर्वव्यापी है। बाद में ये बताया गया कि ईथर नाम का कोई भी सब्सटेंस वो कहीं भी नहीं है, और जो प्रकाश है वो निर्वात में गति करता है। तो प्रकाश का वेग का प्रेक्षित मान प्राप्त करने हेतु ईथर की प्रत्यास्थता अधिक तथा घनत्व नगण्य होना आवश्यक है। मतलब ईथर जो काल्पनिक द्रव्य पूरे यूनिवर्स में माना गया था कि ये सब जगह व्याप्त है, तो उसको अगर प्रकाश का वेग हमें निकालना है तो ये बताया जाता है कि ईथर है, उसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक है और इसका घनत्व नगण्य है। अब समांगी मीन्स यूनिफॉर्म माध्यम में प्रकाश तरंगें सब दिशाओं में समान वेग से संचरित होती हैं। असमांगी माध्यम में, जहाँ पर ये माध्यम में कहीं घनत्व अधिक है कहीं कम है, तो वो असमांगी माध्यम कहलाता है। ये विभिन्न दिशाओं में इसका वेग भिन्न भिन्न होता है। यदि किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत की कल्पना करें तो किसी निश्चित समय में प्रकाश तरंगें सब दिशाओं में समान दूरी तय करेंगी। यदि प्रकाश का वेग c है तो t समय में वो ct त्रिज्या के बिंदुवत स्रोत को केंद्र मानते हुए एक गोलाकार पृष्ठ के रूप में ये विक्षोभ इसका आगे बढ़ता है। इस प्रकार t समय में के विभिन्न मानों के लिए स्रोत s को केंद्र मानकर खींचे विभिन्न गोलाकार पृष्ठ समान बिंदु पृष्ठ होंगे, मतलब उनका जो लोकस है वो सबका समान होगा। तो ऐसा पृष्ठ जिसके सब बिंदुओं पर विक्षोभ एक ही समय पर पहुंचता है वह समान कला में होता है, अर्थात दिए गए समय पर समान कला में कंपित कणों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। अतः एक तरंगाग्र को एक समान कला के पृष्ठ के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस गति के साथ तरंगाग्र स्रोत से आगे बढ़ता है उसे तरंग की चाल कहते हैं। तरंग की ऊर्जा तरंग के लंबवत चलती है। प्रकाश स्रोत की आकृति एवं तरंगाग्र की आकृति पर क्या होती है। तरंगाग्र है वो गोलीय तरंगाग्र जब होता है तो उसमें बिंदुवत स्रोतों के लिए समांगी माध्यम में इस प्रकार तरंगाग्र पृष्ठ होते हैं जिसमें बिंदुवत स्रोत होता है, जो कि चित्र 9 में हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा होता है समतल तरंगाग्र। स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ती जाती है और वक्रता उसकी घटती जाती है। हमने पहले पढ़ रखा है। यदि स्रोत अनंत दूरी पर स्थित हो तो तरंगाग्र की त्रिज्या अनंत होगी और इसकी वक्रता करीब करीब शून्य होगी। ऐसी स्थिति में जो तरंगाग्र होता है वो प्लेन या समतलीय तरंगाग्र होता है, और स्रोत बहुत अधिक दूरी होने पर गोलीय तरंगाग्र का लघु अंश हमें समतली माना जा सकता है। हम देखते हैं जैसे जैसे ये दूर होता जाता है स्रोत से, तो इसकी वक्रता त्रिज्या का कम होती जा रही है और बहुत दूरी पर हमें ये समतल के रूप में दिखाई देता है। तीसरा है बेलनाकार तरंगाग्र। यदि प्रकाश स्रोत रेखीय जैसे स्लिट है
तो तरंगाग्र बेलनाकार होगा। स्रोत से अत्यधिक दूरी पर बेलनाकार तरंगाग्र भी समतलीय तरंगाग्र बन जाता है। समय में वृद्धि के साथ साथ तरंगाग्र आगे बढ़ता जाएगा और तरंग की गति की दिशा में तरंगाग्र के लंबवत होती है। मतलब जिस दिशा में तरंगाग्र बढ़ रहा है उसकी जो गति है उसकी दिशा तरंगाग्र के विपरीत दिशा लंबवत डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं। तो तरंगाग्र के लंबवत स्रोत की ओर से आती हुई सरल रेखीय रेखाएं प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है और इन्हें प्रकाश किरणें कहा जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का प्रवाह इन्हीं किरणों के अनुदिश होता है। जैसे ये तरंगाग्र है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दिखा रहा है बेलनाकार तरंगाग्र है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तरंगें प्रकाश की तरंगें ऑसिलेट हो रही है और उस दिशा में ये आगे बढ़ रही है। किसी भी तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात होने पर किसी समय भविष्य में उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हाइगन ने एक सिद्धांत दिया जिसे कि हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं। यह नियम तरंगाग्र की किस प्रकार से समय के साथ अग्रसर होता है इसकी विधि को बतलाता है और हाइगन के नियम को हम निम्न भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो हाइगन के सिद्धांत के अनुसार पहला है कि दिए हुए तरंगाग्र जिसे प्रारंभिक तरंगाग्र कहते हैं उसका प्रत्येक बिंदु एक नए विक्षोभ का स्रोत माना जा सकता है। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से नवीन विक्षोभ प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में संचरित होता है और इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। किसी समयांतराल के पश्चात द्वितीय तरंगिकाओं की दिशा में स्पर्शीय पृष्ठ अर्थात अन्वालोपी पृष्ठ उस क्षण नवीन तरंगाग्र को निरूपित करेगा तथा द्वितीय तरंगाग्र और इसको हम द्वितीय तरंगाग्र कहेंगे। हाइगन के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए समय t के साथ किसी तरंगाग्र के एक भाग ए बी पर हम विचार करते हैं। ये ए बी भाग है और इसकी बिंदुवत स्रोत के द्वारा गोलीय तरंगाग्र का भाग है और ए बी से अनंत दूरी पर अत्यधिक दूरी पर स्रोत स्थित होने के कारण उत्पन्न तरंगाग्र का ये समतलीय भाग है। अब डेल्टा टी के उपरांत यदि टी प्लस डेल्टा टी पर द्वितीयक तरंगाग्र की स्थिति हम ज्ञात करना चाहते हैं तो प्रारंभिक तरंगाग्र ए बी के कुछ बिंदु ए बी सी डी एफ हम लेते हैं और इन बिंदुओं को नवीन स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। यदि माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो डेल्टा t समय के पश्चात स्रोत से विक्षोभ v डेल्टा t दूरी तय करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, और v डेल्टा t त्रिज्या की गोलीय द्वितीयक तरंगिकाओं की रचना करेगा। ये तरंगिकाएं चित्र में हम डॉट डॉट के उसमें बता रहे हैं और अब इन तरंगिकाओं के स्पर्श रेखीय पृष्ठों की हम रचना करते हैं। इससे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसको अग्र दिशा में इस प्रकार के स्पर्श पृष्ठ को हम ए बी व पश्च दिशा में ए टू बी टू हमें प्राप्त होंगे। अग्र दिशा में प्राप्त स्पर्श रेखीय पृष्ठ A1 B1 समय t प्लस डेल्टा t पर नवीन तरंगाग्र होगा। चूँकि प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह पश्चिम दिशा में नहीं होता है, केवल अग्र दिशा में ही होता है, अतः स्पर्श रेखीय पृष्ठ भी द्वितीयक तरंगाग्र होगा। पश्चिम दिशा में तरंगाग्र की अनुपस्थिति का हाइगन यहाँ पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाया था, परंतु गणितीय विश्लेषण से यह सिद्ध किया जा सका कि विकिरण का ऊर्जा संचरण
1 प्लस कॉस थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब कॉस इक्वल टू 0 हो तो अधिकतम थीटा इज इक्वल टू पाई दिशा में ये शून्य होगा। इस प्रकार की विधि से हम आइगन के सिद्धांत का उपयोग किसी भी माध्यम में संचित होने वाली समतल तरंगों के तरंगाग्र की आकृति ज्ञात करने में कर सकते हैं। अब है कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियाँ। हमने कला से संबद्ध स्रोत हमने पढ़े थे जब कोई भी दो प्रकाश स्रोत जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनमें आपस में उनमें कला कांस्टेंट हो या इनमें जो कला अंतर है वो शून्य हो, तो ऐसे स्रोतों को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज प्राप्त करने की हम दो विधियां हैं। इस विधि में परावर्तन या अपवर्तन पहला है तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। तरंगाग्र का विभाजन या डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, जो एक वेव फ्रंट होता है उससे हम दो कला संबद्ध स्रोत कैसे प्राप्त करेंगे। इस विधि में परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा आपतित तरंगाग्रों को दो तरंगाग्रों में विभाजित किया जाता है। तरंगाग्र के ये दो भाग दो आभासी कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त तरंगाग्रों के तुल्य होते हैं। इस विधि के लिए आवश्यक होता है कि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या संकीर्ण स्रोत होना चाहिए। व्यतिकरण में यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तथा फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म इसी विधि से उपयोग किया जाता है। दूसरा है बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। इस विधि में आंशिक परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा आपतित तरंगों के आयाम को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाता है और इस विधि में यह आवश्यक होता है कि प्रकाश स्रोत विस्तृत स्रोत होना चाहिए। व्यतिकरण के अध्ययन हेतु हम थिन फिल्म, न्यूटन वलय और माइकलसन इंटरफेरेंस इनके उदाहरण हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस। जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती हैं और किसी एक स्थान गुजरती है और एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है, तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ विभिन्न तरंगों के विक्षोभ स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यदि कि किसी बिंदु पर विभिन्न तरंगों के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ E1, E2, E3 है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत का परिणामी विक्षोभ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन होगा। यदि विभिन्न तरंगों के कारण विक्षोभ एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो, तो परिणामी स्थिति अलग अलग तरंगों के विक्षोभों के बीजगणितीय योग के बराबर होगी, अर्थात E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। जब समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किन्हीं बिंदु पर तीव्रता का मान न्यूनतम और किन्हीं पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है, अर्थात तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का मध्यम से असमान वितरण या पुनर्वितरण होता है। प्रकाश के इस प्रभाव को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब प्रकाश का व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि जो हमारे पास स्रोत हों वो दो कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। माना कि माध्यम में दो प्रकाश बिंदु स्रोत हैं S1 S2। इनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य समान है और आयाम क्रमशः E01 व E02 है। यदि प्रकाश स्रोत S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कलाएँ φ1 व φ2 है, मतलब S1 की φ1 है इसकी कला और S2 की φ2 है, तो इनसे क्रमशः x1 व x2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विक्षोभ के समीकरण निम्न प्रकार होंगे। E1 इक्वल टू E01 sin ωt माइनस kx1 माइनस प्लस φ1।
E2 इज इक्वल टू E02 साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस फाई टू, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 टी है और इसको हम 2πn भी लिखते हैं। के वेव वेक्टर है जिसको कि 2 लैम्डा कहते हैं और लैम्डा तरंगों की तरंग दैर्ध्य है। अध्यारोपण के सिद्धांत से एक ही रेखा में अनुदिश विक्षोभ होने पर परिणामी विक्षोभ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा। अब इसका मान रखें तो E का E1 और E2, तो हमें एंड में जो प्राप्त होता है वो E इज इक्वल टू E a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस A कॉस ओमेगा टी साइन थीटा और A इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस थीटा होगा। समीकरण 6 दो तरंगों के अध्यारोपण का उत्पन्न परिणामी तरंग के समीकरण को हम प्रदर्शित करता है, जिसमें उसका आयाम a है तथा कला कोण इसका फेज एंगल है वो थीटा है। अब इन समीकरणों को हम वर्क करके जोड़ें तो a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कॉस KX1 माइनस फाई 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस KX2 माइनस फाई 2 प्लस साइन KX1 माइनस फाई 1 मल्टीप्लाइड बाय KX2 माइनस फाई 2 होगा, वेयर a स्क्वायर इज इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कॉस ऑफ KX2 माइनस X1 माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 होगा और यहाँ इज इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कॉस ऑफ K डेल्टा माइनस फाई। अब प्रारंभिक डेल्टा इज इक्वल टू X2 माइनस X1 इसका पार्ट डिफरेंस है या पथांतर है और प्रारंभिक का कलांतर फाई 2 माइनस फाई 1 इसका रिजल्टेंट कलांतर है। अब माना कि प्रकाश की तीव्रता I है और वह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो I इज इक्वल टू KA स्क्वायर। K एक कांस्टेंट है और माना कि अतः प्रथम तरंग की तीव्रता I1 इज इक्वल टू K E01 स्क्वायर तथा द्वितीय तरंग की तीव्रता I2 इज इक्वल टू K E02 स्क्वायर होगी। इसलिए परिणामी तरंग की तीव्रता I इज इक्वल टू K स्क्वायर और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 कॉस ऑफ K डेल्टा माइनस फाई होगी। इस समीकरण से स्पष्ट है कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बिंदु P पर पहुंचने पर कुल कलांतर K डेल्टा माइनस फाई, जहाँ डेल्टा पथांतर है तथा तरंगों की प्रारंभिक कला फाई है, पर निर्भर करती है। माना कि स्रोत S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कला फाई 2 माइनस फाई 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 अंडर द रूट I1 कॉस ऑफ K डेल्टा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी